नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 27 कॉन्स्टिलेशंस। यहाँ एक बार फिर से मैं हेडिंग डाल देता हूँ 27 कॉन्स्टिलेशन, 27 नक्षत्र। जैसे हमने अभी बात करी थी कि सभी ग्रहों का अपना एक चरित्र है, अपना एक करेक्टर है, अपने सभी राशियों का अपना एक चरित्र है, अपना एक करेक्टर है। उसी तरह इन 27 नक्षत्रों का भी अपना एक करेक्टर है, अपना एक नेचर है। जैसे हमने राशियों में यूनिवर्स को 12 पार्ट में डिवाइड किया था, तो यूनिवर्स का रेडियस 360 डिग्री है, तो एक हमने उसको 360 को हमने 12 से डिवाइड किया, तो एक राशि की वैल्यू यानी उसका मान 30 डिग्री है। इसी तरह से अब हमारे पास 27 कॉन्स्टिलेशन, 27 नक्षत्र है। तो 27 राशियां थी, जैसे 12 राशियां थी सॉरी, वैसे 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रों को अब 360 डिग्री से डिवाइड करना है, क्योंकि एक ही यूनिवर्स में दोनों चीज स्टेबलाइज्ड है। तो 360 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट, यानी वन नक्षत्र हैव अ वैल्यू ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट। एक नक्षत्र की वैल्यू, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है। जैसे ही 27 नक्षत्र है, हमने इसको और सब डिवाइड किया, हर नक्षत्र के हमने 4-4 फेजेस कर दिए, यानी हर चरण में हर नक्षत्र में 4 चरण हो गए। तो अगर इसको हम 4 से अगेन डिवाइड करते हैं, तो 1 चरण इज इक्वल टू 1 फेज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट। अगर आप 3 डिग्री 20 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री 20 मिनट आएगा। 30 डिग्री 20 मिनट को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो जब हर नक्षत्र के 1 2 3 4 4 चरण हैं, तो 27 नक्षत्रों के टोटल कितने चरण हुए? तो ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 4, क्योंकि हर एक नक्षत्र के 4 चरण है। अगर ये 27 नक्षत्र है और इन सबके 4 चरण होते हैं, तो 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। 108 की कैलकुलेशन हम सब लोग जानते हैं। कोई भी मंत्र जाप करेंगे, जब भी करेंगे तो बोलते हैं 108 बार मंत्र जाप करिए, या 108 के मल्टीपल में मंत्र जाप कीजिए। वो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हर एक नक्षत्र के चरण तक उस मंत्र का उच्चारण पहुंचे। तो यहाँ थोड़ा सा और मैं करेक्टर, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी 27 नक्षत्रों का, उनके करेक्टर को यहाँ डिफाइन करना या यहाँ आपसे डिस्कस करना। मैं क्या करता हूँ, एक इनके जो मेन बिहेवियर है, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 2 तरह के नक्षत्र को हमने कैटेगराइज किया है। जैसे फर्स्ट इज गंडमूल, बड़ा कॉमन वर्ड है, बहुत सुनने में आता है। एंड नेक्स्ट वन इज पंचक। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये कौन से नक्षत्र होते हैं, वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं? जो टॉप 3, ये कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग चीज है, ये कैटेगरी है। जैसे कुछ सात्विक लोग हैं, कुछ साधु संत के लोग हैं, कुछ नॉन वेज खाने वाली कैटेगरी है, कुछ वेजिटेरियन खाने वाली कैटेगरी है, कुछ स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, कुछ अल्कोहलिक लोग हैं। तो क्या हो गया, कम्युनिटी सारी क्लासिफिकेशन हो गई। ये कौन है? ये शराबी हैं। ये कौन है? साधु लोग हैं। ये कौन है? ये स्मोकिंग करने वाले लोग हैं। तो उसी तरह से गंडमूल एक कैटेगरी है जो हमने यहाँ डिफाइन किया, यानी टॉप के 3 एंड बॉटम 3। These 6 नक्षत्र आर कम इन कैटेगरी ऑफ गंडमूल। गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है, हर एक नक्षत्र में कोई ना कोई, हम किसी न किसी एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अगर हमारा जन्म या किसी का जन्म इन 6 नक्षत्र यानी टॉप 3 या बॉटम 3 के नक्षत्र में अगर होता है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं गंडमूल का जन्म हुआ है, गंडमूल के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है। अब ऐसे क्या इफेक्ट आता है बेबी के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर गंडमूल का? पहला इफेक्ट तो ये आता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जैसे कूट के जरूरत से ज्यादा एनर्जी उसके अंदर भर दी गई है, जो उसी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। अब अगर इन 6 नक्षत्र यानी टॉप 3 बॉटम 3 के किसी भी एक नक्षत्र में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, और इनमें से कोई एक नक्षत्र में का फर्स्ट फेज, इन 6 के 6 नक्षत्रों के अगर फर्स्ट फेज का जन्म होता है, तो ऐसा बच्चा स्वयं के लिए कष्टकारी होता है। ऐसे बच्चों को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आगे चलकर ये अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। इनको नुकसान करने कोई नहीं आएगा, ये अपना नुकसान खुद ही करते रहते हैं। सेकेंड वन इज मदर के लिए। अगर इन 6 नक्षत्रों के किसी एक नक्षत्र के सेकंड चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसा बच्चा मदर के लिए कष्टकारी होता है। कष्ट से मेरा मतलब है इक्विवेलेंट टू डेथ, रोज मरना। ये
डेथ को कम, मदर की एज को कम नहीं कर रहा है। मदर की जितनी लॉन्गेविटी है, मदर जितना अपनी एज लिखवा के आई है, वो उतनी उनको पूरी मिलेगी। लेकिन डेली डेली माता को कष्ट पहुंचेगा इस बच्चे की वजह से। ये बच्चा कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ये सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह से बनेगी कि बच्चे के करने वाले कार्यों से माँ को दुख पहुंचेगा। लेकिन मदर की जब भी डेथ होगी, ये बच्चा उनका कारण बनेगा। किसी न किसी कारण से दुख पहुंचा दिया, माता ने सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इस तरह की कोई ना कोई रीजन बने। या मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये मदर की डेथ का रीजन बनेगा, मदर की डेथ नहीं करेगा, रीजन बनेगा। क्योंकि मृत्यु बिना किसी कारण की आती नहीं है। तो कारण कौन बनेगा यहाँ पर? ये गंडमूल जन्म का सेकंड फेज के चरण में जो बच्चे ने जन्म लिया। ऐसा ही बच्चा अगर थर्ड फेज में जन्म लेता है, इनमें से किसी 6 टॉप 3 या बॉटम 3 नक्षत्र के थर्ड फेज में अगर उसका बर्थ होता है, ऐसा बच्चा फादर के लिए कष्टकारी है। यहाँ अगेन कष्ट से मतलब है इक्वलेंट टू डेथ, नॉट डेथ, इक्वलेंट टू डेथ। तो यहाँ भी जो मदर के लिए हमने डिसाइड किया था, जो मदर के लिए प्रेडिक्ट किया था, वो से अब चेंज होकर फादर पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र के 4th चरण में जन्म होता है, यानी 4th फेज में जन्म होता है, तो इस बच्चे के आने वाली जो जनरेशन, इस घर में जो आने वाली जनरेशन, यानी जिसने 4th चरण में जन्म लिया है, गंडमूल के 6 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र के 4th फेज में जन्म लेने वाला बच्चा अपने छोटे भाई बहन के लिए कष्टकारी होता है। ये कष्ट यहाँ पर इतने होते हैं, कई बार तो ये मैंने अनुभव में भी पाया है कि ऐसे बच्चों के अगला छोटा भाई बहन या तो मिसकैरेज होते हैं या होते ही नहीं है। अगर किसी तरह से इनके छोटे भाई बहन बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र लेके आए हैं, पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं, तो ये बच्चे जन्म तो ले लेंगे, यानी फिर ये किसी ना किसी तरह अपने इस बच्चे से किसी न किसी कारण से दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। यहाँ भी कष्ट इक्वलेंट टू डेथ ही आएगा। एक और नक्षत्र होता है, इसलिए गंडमूल नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हो रहा है, बर्थ तो हमारे हाथ में नहीं है। ये देखिए एक ही साथ आते हैं, लगभग एक नक्षत्र लगभग एक दिन रहता है। अगर किसी दिन अश्लेषा नक्षत्र है तो अगले दिन मघा ही आएगा। किसी दिन रेवती नक्षत्र है तो उसके अगले दिन अश्विनी आएगा। किसी दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है तो अगले दिन मूल नक्षत्र आएगा। लगभग 2 दिन सवा 2 दिन का पीरियड ही आता है लगातार पंचक का, सॉरी गंडमूल का। तो ऐसे में कोशिश करिए तो प्री डिलीवरी कराइए, डिलीवरी को पोस्टपोन करिए। बट ध्यान रखिए कि किसी भी इमरजेंसी में डॉक्टर की एडवाइस जरूर रखें, और एज पर डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपको अलाउ करता है तभी इन बातों को माने, यानी डॉक्टर की गाइडेंस जरूर ले लें। सेकेंड थिंग इज, दूसरी क्वालिटी जो आती है, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो पंचक होती है। वो कौन से? लास्ट के 5, 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड पंचक नक्षत्र। पंचक नक्षत्र में क्या होता है? इसका बर्थ से कोई कंसर्न नहीं है, पर पंचक नक्षत्र में कभी कोई शुभ काम नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया लगभग एक दिन एक नक्षत्र रहता है, तो 5 दिन 5 नक्षत्र रहेंगे लगातार, तो यानी 5 दिन हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। हाँ, कोई काम इनसे शुरू होने से पहले से चल रहा है तो उसको हम चलने देंगे, लेकिन इन 5 नक्षत्र के आते ही कोई भी शुभ काम हम नहीं करेंगे। और कई बार अशुभ काम भी हो जाते हैं, या किसी की जैसे एक्सीडेंट हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, क्योंकि अनहोनी तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसी कोई डेथ होती है तो आप जो अंतिम क्रिया करने वाले, जो कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको बुलाइए और पूरे विधिवत विधि विधान से उनका अंतिम क्रियाक्रम करिए। कुछ आपने आप देखा भी होगा कि जो कुछ डेथ में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो एक डेड बॉडी के साथ 4 डमी बॉडीज घास फूस की बनाते हैं, और जो क्रिया एक डेड बॉडी के लिए की जाती है, जो हमारे परिवार के थे सदस्य, जो उनकी मृत्यु के साथ जो एक क्रिया उनके लिए की जाती है, वही सारी क्रियाएं उन 4 डमीज के लिए भी की जाती है। और ये मान लिया जाता है कि जब हम अर्थी लेकर जा रहे हैं, जो हम डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, ये मान के ही चलते हैं कि हम एक नहीं, हम 5 डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। जब अंतिम क्रिया में जब उनको अग्निदाह किया जाता है, जब उनको दाग लगाया जाता है, तो ये एज्यूम किया जाता है हम एक डेड बॉडी को नहीं, हम 5 डेड बॉडीज को एक साथ संस्कार कर रहे हैं। और मान्यता यह है कि अगर ऐसा नहीं किया, ऐसी मान्यता है, शास्त्र भी ऐसा कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुटुंब में से 4 और डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ कुटुंब से मतलब है, अगर आपने कोई पेट भी पाला है और आपकी किचन से उसको भोजन मिलता है, या आपने कोई सर्वेंट भी आपके घर में जो आपकी किचन से ही उसको भोजन मिलता है, तो वो भी आपके परिवार का पार्ट माना जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करना है। कई बार एक्सीडेंट भी हम लोगों ने देखा है। एक अनुभव में आया था, एक हमारे शिष्य, उनका एक्सीडेंट हो गया,
एक्सीडेंट होने के बाद, शिष्य नहीं कहेंगे, जानकार कहेंगे, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मालूम चला कि पैर की हड्डी टूट गई है घुटने से नीचे की। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद थोड़ी माइनर सर्जरी करी, हड्डी को वापस उसकी जगह लाया गया और उसके बाद स्टिच करने के बाद प्लास्टर लगा दिया गया और बोल दिया आप 2 महीने बेड रेस्ट करेंगे। 2 महीने बेड रेस्ट हो गया। 2 महीने के बाद दोबारा हॉस्पिटल गए, दोबारा सर्जरी करी। अब इस बच्चे की डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट दिया, बट इस क्योंकि ये पंचक में लगा हुआ चोट है, इस बच्चे ने क्या करा, महीने 15 दिन के बाद ही, प्लास्टर होने के 15 दिन बाद ही इसने घूमना फिरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो प्लास्टर था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया और हड्डी घूम गई। जब 2 महीने बाद प्लास्टर खुलवाने के लिए पहुंचे, पता चला हड्डी को जहाँ जोड़ना था, जैसा डॉक्टर ने सेट किया था वैसा नहीं था, कुछ और ही निकला। हड्डी जॉइंट जो है बिगड़ गया। फिर दोबारा सर्जरी करी, दोबारा ऑपरेशन करे और ऐसा लगभग 5 बार हुआ। यानी जो एक्सीडेंट था जिसका इफेक्ट एक माइनर होना था कि 2 महीने बाद बच्चे को ठीक हो जाना था, अब ये इसको लगभग 10 महीने लगे। तो पंचक में अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसका ध्यान रखिए, जरा से भी लापरवाही मत कीजिए। और पंचक में डेथ होती है तो किसी ब्राह्मण से विधि विधान से पूरे कर्म सारे कराइए।